बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन पे बात कर रहे थे। मैंने आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अलोंग द टेंजेंट और इन दोनों का जो नेट एक्सेलरेशन था उसके ऊपर पिछले 2 लेक्चर्स में काफ़ी डिटेल डिस्कशन की है। एक्सेलरेशन की मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि 4 टाइप्स होती हैं। जब बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होता है तो उसमें से एक टाइप हमारी रह गई थी जिसे हम एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। तो आज हम इस पर बात करेंगे कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है। जिसने इसके नाम से ही जाहिर है इसमें लफ्ज़ एंगुलर आ रहा है और एक्सेलरेशन भी आ रहा है आगे। इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है तो जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो भी वेक्टर क्वांटिटी ही होगी। तो जिस तरह हम लीनियर एक्सेलरेशन का फार्मूला लिखते हैं ना, A इज़ इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, इसी को देखकर हम एंगुलर एक्सेलरेशन का फार्मूला भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? ए को अल्फ़ा लिख दें, ए लीनियर अल्फ़ा एंगुलर, वी को क्या लिख देंगे? ओमेगा, वी लीनियर वेलोसिटी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ओवर टाइम हो जाएगा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन जो होता है वो डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी होता है। जिस तरह हम इसको डिफाइन करते हैं ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। सिंपल एक्सेलरेशन जब लफ्ज़ बोलते हैं तो उसका मतलब लीनियर एक्सेलरेशन ही होता है, लेकिन इसको क्या कहेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज़ कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। इसकी डेफिनेशन होगी। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम इसकी यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट इसकी 3 डिफरेंट यूनिट्स में लिख रहा हूँ। एक में इसकी यूनिट लिख रहा हूँ रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, एक में लिख रहा हूँ डिग्री पर सेकंड स्क्वायर और एक लिख रहा हूँ रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर। इनमें याद रखना है जो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है वो इसकी एसआई यूनिट है, यानी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इसकी एसआई यूनिट है। और अगर हम इसकी डायमेंशन लिखना चाहें तो रेडियन की आपको बताया था कोई डायमेंशन नहीं होती, सेकंड स्क्वायर की क्या बन जाएगी? 1/t स्क्वायर है और 1/t स्क्वायर को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं? t-2 लिख सकते हैं। तो अगर इसकी डायमेंशन आ जाए तो t-2 भी ठीक है, लेकिन कुछ जगहों पर m0, l0 और t-2 भी लिखा होता है। तो नॉट का मतलब आपको पता है कि वो वाली चीज़ इंक्लूड नहीं है। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, जो भी एग्ज़ाम में आ जाए आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, उसकी यूनिट क्या है और उसकी डायमेंशन क्या है। अब जो आप लोगों ने याद रखना है जो एंगुलर एक्सेलरेशन है ये बेसिकली एक एक्सियल वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है और एक्सियल वेक्टर है। आपको बताया था जितने भी एक्सियल वेक्टर्स होते हैं उनकी जो डायरेक्शन होती है वो अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि एंगुलर एक्सेलरेशन एक एक्सियल वेक्टर है और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो अलोंग एक्सिस ऑफ क्या होगी? रोटेशन होगी। अब आपको याद होगा कि हम लोगों ने बात पढ़ी थी, मैं चले 2 सर्कल बना कर समझाता हूँ आपको कि अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है सर्कल में या फिर बॉडी कैसे मूव करता है? क्लॉकवाइज। रोटेट करने की 2 ही पॉसिबिलिटीज़ होती हैं ना, या क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। अब हम बात कर रहे हैं ओमेगा की डायरेक्शन का, तो रूल ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना। अब हम ओमेगा को यूज़ करके अल्फ़ा की डायरेक्शन बताएंगे। मैं एक लाइन बोलता हूँ, आप गौर से सुनिएगा। मैं क्या ये बात कहूँ तो ठीक होगी कि अल्फ़ा की कौन सी डायरेक्शन होगी जो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी वाली होगी। ये वर्ड आप लोगों ने याद रखना है। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगी? तो आप लोगों ने अगर वर्डिंग में एमसीक्यू आता है तो हम कहते हैं डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगी? विच इज़ द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी वाली नहीं है बल्कि इसकी डायरेक्शन कौन सी है? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी वाली डायरेक्शन होगी। ये एमसीक्यू लीनियर एक्सेलरेशन के लिए भी होता है कि लीनियर एक्सेलरेशन की कौन सी डायरेक्शन होगी? जो चेंज इन लीनियर वेलोसिटी की होगी। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी वाली नहीं होती, ऑप्शन ये नहीं चूज़ करना, बल्कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी वाली होगी। ये तो वर्डिंग में अगर एमसीक्यू आ जाए तो याद रखना है वेलोसिटी ऑप्शन भी हो, चेंज इन वेलोसिटी भी हो, तो हम प्रेफर किसको करेंगे? चेंज इन वेलोसिटी को करेंगे। अगर ए है तो चेंज इन सिंपल वेलोसिटी, अगर अल्फ़ा है तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। और वर्डिंग की हद तक तो ये बात ठीक है कि ठीक है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी वाली होगी, लेकिन इशू ये है कि हम इसको प्रैक्टिकली फिर एमसीक्यू के ऊपर अप्लाई कैसे करेंगे। मतलब ये एमसीक्यू है, वो इसमें कहता है कि ये बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है और आपसे कहता है कि जनाब आप ये बताएं कि इस केस में
एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर है। वो तो वर्डिंग की हद तक तो हमें समझ आ गया ना, डेल्टा ओमेगा वाली बात कि चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी वाली होगी। तो हम प्रैक्टिकली उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट कैसे करेंगे वो हम जल्दी से सीख लेते हैं। देखो बच्चों, आप सबको ओमेगा की डायरेक्शन बताना आती है और आपको पता है जो ओमेगा की डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन किसकी है, थीटा की भी है। और मैं तो अक्सर कहता हूँ कि जो ओमेगा है और थीटा जो है, इन दोनों में हमेशा एंगल कितने डिग्री है, 0 डिग्री रहेगा फिर, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन का रूल भी सेम है। जब दोनों की डायरेक्शन का रूल सेम है तो दोनों की डायरेक्शन भी क्या आती है, सेम ही आती है, जिसकी वजह से थीटा और ओमेगा में अगर कभी भी एंगल पूछे तो वो कितने डिग्री है, 0 डिग्री होगा। अब ओमेगा या थीटा का रूल क्या है कि अगर ये बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, आप हॉरिजॉन्टल सर्कल माइंड में ले आओ ना, तो ओमेगा की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, कर्ल द फिंगर ऑफ राइट हैंड हॉरिजॉन्टल सर्कल। सोचें जल्दी से, हॉरिजॉन्टल सर्कल। तो आप लोगों ने क्या करना है, कर्ल द फिंगर ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल सर्कल है, बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो थंब अपवर्ड जा रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि इस केस के अंदर जो आपका ओमेगा है उसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी। ठीक है, ओमेगा की डायरेक्शन इस केस में अपवर्ड है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सर्कल के लिए अपवर्ड। और अगर ये बॉडी जो है हॉरिजॉन्टल सर्कल मूव कर रहा हो लेकिन क्लॉकवाइज हो, तो फिंगर्स को कर्ल करेंगे रोटेशन की डायरेक्शन में, थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। तो इस केस में ओमेगा की डायरेक्शन जो होगी वो डाउनवर्ड होगी। ये दोनों बातें अप एंड डाउनवर्ड मैं हॉरिजॉन्टल सर्कल के लिए बोल रहा हूँ। अच्छा, मसला ये है कि अल्फ़ा की डायरेक्शन किधर होगी। पहली बात ये कि अल्फ़ा प्रोड्यूस कब होगा, जब बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। जब एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आएगी तो अल्फ़ा होगा ना। सपोज करें आपका सवाल ही आ जाता है कि बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, यानी इसी का क्वेश्चन आ जाता है, बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है और उसकी एंगुलर जो वेलोसिटी है वो 5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है, यानी बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब बताएं उसके अल्फ़ा की डायरेक्शन क्या होगी। तो देखिए, अगर उसकी जो ओमेगा है वो आपको क्वेश्चन में कांस्टेंट गिवन है, यानी अगर ओमेगा क्वेश्चन में कांस्टेंट गिवन है तो यहाँ पर जब वैल्यूज पुट करोगे तो उस केस में अल्फ़ा का आंसर क्या आएगा, ओमेगा कांस्टेंट हो तो अल्फ़ा क्या होगा, 0 होगा। तो जो चीज़ 0 होती है उसकी कोई डायरेक्शन भी नहीं होगी। तो आप लोगों ने इस केस में ये कहना है कि अगर ओमेगा कांस्टेंट गिवन हो और आपसे अल्फ़ा की डायरेक्शन पूछे तो आप लोगों ने इस केस में ये कहना है कि इस केस में ऑप्शन लिखा होगा अल्फ़ा इक्वल टू 0। तो जो फिजिकल क्वांटिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती, मतलब जिसकी वैल्यू 0 आ रही है, तो उसकी हम कोई डायरेक्शन चूज़ नहीं करेंगे। ये बात समझ आ कि उसमें एक ऑप्शन लिखा होगा अल्फ़ा शुड बी इक्वल टू 0 हो जाएगा इस केस में। एक तो ये बात याद रखनी है। तो अल्फ़ा कब प्रोड्यूस होगा, अल्फ़ा तब प्रोड्यूस होगा जब ओमेगा ने क्या होना है, चेंज होना है। और ओमेगा चेंज दो तरह से हो सकता है, या तो उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही हो या उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो रही हो। तो सपोज करते हैं कि वो कहता है बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है और उसके ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। पहला केस ये है कि बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है और उसके ओमेगा की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। या फिर वो क्या कह सकते हैं, बॉडी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो ओमेगा क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फ़ा कब प्रोड्यूस होगा, मैं इधर लिख सकता हूँ, अल्फ़ा कब प्रोड्यूस होगा, या तो ओमेगा क्या हो रहा हो, इंक्रीज़ हो रहा हो, या अल्फ़ा तब प्रोड्यूस होगा जब आपका ओमेगा क्या हो रहा होगा, डिक्रीज़ हो रहा होगा। दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या इंक्रीज़ होगा या उस चीज़ ने क्या होना है, डिक्रीज़ होना है। याद कर लें आप लोग, बड़ी काम की बात अपने पास से नोट कर लेना, अगर ओमेगा इंक्रीज़ हो रहा हो तो याद रखना है कि अल्फ़ा एंड ओमेगा आर पैरेलल। फिर अल्फ़ा और ओमेगा आपस में पैरेलल होंगे, पैरेलल मीन इनमें थीटा कितने डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा। तो अगर ओमेगा इंक्रीज़ करेगा तो अल्फ़ा और ओमेगा पैरेलल होंगे, मीन थीटा 0 डिग्री होगा। और अगर ओमेगा डिक्रीज़ करेगा उस केस में अल्फ़ा एंड ओमेगा आर एंटी पैरेलल, अल्फ़ा और ओमेगा एंटी पैरेलल होंगे, मीन इनमें जो एंगल बनेगा वो आप लोगों के पास 180 डिग्री होगा। ठीक होगी बात। ये बात इधर भी अप्लाई होती है ना। हम लोग क्या कहते हैं, जब वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही हो, जब ये v इंक्रीज़ हो रही हो तो हम लोग क्या पढ़ते होते हैं कि v और a दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। ये कब होगा, जब वेलोसिटी क्या हो रही होगी, इंक्रीज़ हो रही होगी। और हम लोग ये भी तो पढ़ते हैं ना, अगर बॉडी इसी डायरेक्शन मूव कर रहा है और उस बॉडी की v क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, तो उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा और उसकी डायरेक्शन जो होगी बॉडी की मोशन के क्या होगी, अपोजिट होगी। यही बात इधर भी हो रही है कि अगर v इंक्रीज़ हो रहा है तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, इधर भी यही हो रहा है। अगर ओमेगा इंक्रीज़ हो रहा है तो दोनों पैरेलल है, मीन दोनों की डायरेक्शन सेम है।
इधर क्या हो रहा है, v डिक्रीज़ हो रहा है तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। यहाँ पर भी ये हो रहा है, अगर ओमेगा डिक्रीज़ होगा तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी, एंटी पैरेलल मीन अपोजिट होगी, ये रूल है। अब आप इसको किसी भी क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करें, एक सेकंड में आंसर आ जाएगा। अप्लाई करते हैं जनाब, दोबारा इस सवाल की तरफ वापस आओ। बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज का वर्ड आता जाए, आपको समझ आ गया है कि ओमेगा क्या हो रहा है, और सॉरी ओमेगा की डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड है, ठीक होगी बात, अगर वो हॉरिजॉन्टल सर्कल है तो। अब उसने अल्फ़ा की डायरेक्शन पूछी, आप लोगों ने देखना है कि इसमें ओमेगा हो क्या रहा है। अगर वो कहता है ओमेगा इंक्रीज़ हो रहा है तो अल्फ़ा की वही डायरेक्शन होगी जो किसकी है, ओमेगा की है, क्योंकि अभी हम लोगों ने लिख लिया ना कि अगर ओमेगा इंक्रीज़ होगा तो अल्फ़ा और ओमेगा की डायरेक्शन सेम होगी। तो इस केस में आप लोगों ने यही कहना है कि अल्फ़ा की और ओमेगा की डायरेक्शन दोनों की सेम होगी। लेकिन ये प्रॉपर्टी तब अप्लाई होगी जब आप लोगों के पास ओमेगा क्या हो रहा होगा, इंक्रीज़ हो रहा होगा, और अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो ओमेगा अपवर्ड है तो अल्फ़ा भी अपवर्ड ही होगा। इसी क्वेश्चन को एक और एंगल से देखते हैं। सपोज बॉडी एंटी क्लॉकवाइज ही मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज का वर्ड आता जाए ना तो ओमेगा आप चूज़ कर सकते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल सर्कल है तो हमें पता है ओमेगा अपवर्ड है, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में कह देता बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है लेकिन उसका जो ओमेगा है वो डिक्रीज़ हो रहा है, यानी इस केस में ओमेगा डिक्रीज़ हो रहा है। अब बताएं अल्फ़ा की डायरेक्शन क्या होगी, तो क्या रूल है, ओमेगा डिक्रीज़ हो रहा हो तो अल्फ़ा और ओमेगा एंटी पैरेलल होंगे। अब पहले तो ओमेगा डिसाइड करो ना, एंटी क्लॉकवाइज में ओमेगा अगर अपवर्ड है तो अल्फ़ा ने इसके एंटी पैरेलल होना है, मीन इस केस में जो अल्फ़ा होगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी, डाउनवर्ड होगी, लेकिन होगी अलॉन्ग एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि ये भी एक्सियल वेक्टर है और ये वाला भी एक्सियल वेक्टर है। इसी तरह अगर इसका क्वेश्चन आ जाता है कि बॉडी इसमें कैसे मूव कर रहा है, ये तो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो क्लॉकवाइज मूव में अगर ये आ जाता है कि इसकी जो ओमेगा है वो डिक्रीज़ हो रही है, बॉडी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है लेकिन इसका ओमेगा डिक्रीज़ हो रहा है, तो आपको पता है अगर हॉरिजॉन्टल सर्कल का सवाल है और ओमेगा डिक्रीज़ हो रहा है तो हमें पता है कि अल्फ़ा और ओमेगा आर एंटी पैरेलल। अगर ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज सर्कल में ओमेगा अगर डाउनवर्ड है तो अल्फ़ा ने किधर होना है, अल्फ़ा तो फिर अपवर्ड होगा, तो इस केस के अंदर अल्फ़ा की डायरेक्शन अपवर्ड होगी। तो ये बच्चों आपको काफ़ी इसकी प्रैक्टिस हो गई है। तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए कि अल्फ़ा की डायरेक्शन बताएं तो अल्फ़ा की डायरेक्शन हम बताते हैं बाय यूजिंग किस चीज़ को, ओमेगा को यूज़ करके। और ये दो बेसिक रूल आप लोगों ने लाजमी याद रखने हैं। अगर ये रूल आपको पता हो तो इन रूल के भी एमसीक्यूज बन सकते हैं, और इन्हीं रूल्स की बेस पे हम इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे डायरेक्शन वाले उनको भी बहुत ईजिली सॉल्व कर लेंगे। अब जो इसके डायरेक्शन के कुछ एमसीक्यूज देख से, आप सपोज करें कि ये कोई कार है जिसको आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, और ये उस कार का टायर है, और ये जो कार है वो टुवर्ड्स ईस्ट मूव कर रही है, और उसका टायर आपको शो हो रहा है, उसका टायर यूँ मूव कर रहा है, ठीक है, यानी कार की ओवरऑल मोशन इस डायरेक्शन में है। अब क्वेश्चन उसका ये कि आप कार को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। देखें, जब कार का वर्ड यूज़ हो जाए तो ये कन्फर्म बात हो जाती है कि उसका जो टायर है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो हो ही नहीं सकता। कार का जो टायर है वो किस में, वर्टिकल प्लेन में है, और आप अपने रिस्पेक्ट से इसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, यानी आप इस जगह पर हैं और आपको ये कार का टायर नज़र आ रहा है। वो कहते हैं इसका जो ड्राइवर है उसने ब्रेक सप्लाई की, कार का जो ड्राइवर है उसने गिवन डायरेक्शन मूव कर रहा है, और उसके बाद यानी ईस्ट की तरफ वो मूव कर रहा था, गाड़ी ईस्ट की तरफ जा रही थी, हम उस टायर को फोकस किए हैं, और उसका जो ड्राइवर है उसने ब्रेक सप्लाई की है। वो आपसे कहते हैं जैसे ही उसने ब्रेक सप्लाई की हैं उस वक़्त आप अल्फ़ा की डायरेक्शन बताएं। जब उसने ब्रेक सप्लाई की हैं उस वक़्त अल्फ़ा की डायरेक्शन क्या होगी। मैं इसके ऑप्शन लिख सकता हूँ, तो ये इसके ऑप्शन है अपवर्ड, डाउनवर्ड, इनवर्ड और आउटवर्ड। अब ज़रा इस पे अल्फ़ा की डायरेक्शन बताते हैं। देखिए, अल्फ़ा की डायरेक्शन उस वक़्त तक नहीं बताई जा सकती जब तक हमें किसकी डायरेक्शन ना पता हो, ओमेगा की ना पता हो। ओमेगा का क्या रूल होता है, जिस डायरेक्शन में बॉडी रोटेट कर रहा है उस डायरेक्शन में फिंगर्स को रोटेट करें, थंब जिस डायरेक्शन में जाएगा वो आपको शो करेगा डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो अब ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है और फिंगर्स को यूँ कर्ल करें, तो देखिए थंब किधर जा रहा है, इनवर्ड जा रहा है। अगर थंब इनवर्ड जा रहा है तो इस केस के अंदर जो ओमेगा की डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड होगी। तो आप सबको पता है कि वैसे हम एक नोटेशन भी यूज़ करते हैं, इनवर्ड के लिए हम क्रॉस की सिंबल यूज़ करते हैं ना। तो इस केस में अगर ये भी तो एमसीक्यू आ सकता था ना, इस केस में ओमेगा की डायरेक्शन बताएं, तो हम कहते हैं इस केस में ओमेगा की डायरेक्शन जो है वो इनवर्ड है, वो में इसकी रोटेशन से आइडिया हुआ है वो इनवर्ड होगी। अब देखना ये कि अल्फ़ा की डायरेक्शन किधर होगी। ओमेगा तो इनवर्ड है क्योंकि वो रोटेशन पर डिपेंड करता है। अब सवाल में लिखा हुआ है जो उस कार का ड्राइवर है उसने ब्रेक अप्लाई की हैं। खुद सोचो, जब ब्रेक अप्लाई हुई हैं उससे वो स्लो हुई है या फास्ट हुई है, ज़रा स्लो हुई होगी। अगर वो स्लो हुई है तो इसका मतलब उसका ओमेगा की वैल्यू पहले से क्या होगी, कम होगी।
अगर ओमेगा डिक्रीज़ कर रहा हो तो भी क्या रूल पड़ा था कि अगर ओमेगा डिक्रीज़ होगा तो अल्फ़ा तो प्रोड्यूस होगा, क्योंकि ओमेगा चेंज तो हो रहा है ना। तो अब अल्फ़ा और ओमेगा की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगी, क्योंकि ओमेगा डिक्रीज़ हो रहा है। कैसे पता चला है? उसने क्या अप्लाई की है? ब्रेक्स अप्लाई की हैं। तो अगर ओमेगा डिक्रीज़ हो रहा है तो अल्फ़ा और ओमेगा की डायरेक्शन अपोजिट होगी। अगर ओमेगा इनवर्ड है तो इस केस में फिर अल्फ़ा किधर होगा? आउटवर्ड होगा, और आउटवर्ड को हम डॉट की सिंबल से भी शो करते हैं, यानी आउटवर्ड के लिए हम डॉट की सिंबल भी यूज़ करते हैं। तो इस केस में जो अल्फ़ा की डायरेक्शन होगी वो फिर किधर होगी? आउटवर्ड होगी। इसका ऑप्शन डेल्टा बनेगा। ये भी हो सकता है कि यही सेम क्वेश्चन आ जाए और वो ब्रेक अप्लाई करने के बजाय ये कह दे कि उसने इस कार को एक्सेलरेट करवा दी है। अगर एक्सेलरेट करवा दी है ब्रेक की बजाय, अगर एक्सेलरेट का वर्ड यूज़ करे तो इसका मतलब है ओमेगा क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। और अगर ओमेगा इंक्रीज़ होगा तो फिर अल्फ़ा और ओमेगा की डायरेक्शन सेम होगी। अगर ओमेगा इनवर्ड था तो फिर अल्फ़ा भी इनवर्ड होगा। लेकिन ये कब होगा? अगर वो कार क्या करे? एक्सेलरेट करे। तो ये बात याद रखनी है। एक और एमसीक्यू देखते हैं, छोटा सा थ्योरेटिकल एमसीक्यू है। इफ़ अल्फ़ा एंड ओमेगा आर एंटी पैरेलल, तो कह रहे हैं कि अल्फ़ा और ओमेगा जो है वो आपस में एंटी पैरेलल गिवन है। ये बात याद रखनी है, यानी दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट फॉर स्पीड ऑफ द बॉडी। तो पूछ रहे हैं बॉडी की स्पीड के बारे में क्या करेक्ट है। अच्छा, एक ही बात है, v इक्वल टू आर ओमेगा होता है ना। अगर और सर्कल के रेडियस कांस्टेंट हो जाए तो v और ओमेगा का कौन सा है? डायरेक्ट रिलेशन है। तो यहाँ पर स्पीड का वर्ड यूज़ हो जाए या यहाँ पर एंगुलर स्पीड का वर्ड यूज़ हो जाए, जो ऑप्शन है उनको आंसर जो है वो चेंज नहीं होगा। स्पीड वर्ड यूज़ करे या एंगुलर स्पीड वर्ड यूज़ करे, दोनों का सेंस सेम है, क्योंकि दोनों का देख लें आपस में सर्कल के लिए डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है। ठीक है। हिंट ये है कि अल्फ़ा और ओमेगा आर एंटी पैरेलल। तो ज़रा खुद सोचो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था कि अल्फ़ा और ओमेगा जो होते हैं, अभी बात हो रही थी, अल्फ़ा एंड ओमेगा एंटी पैरेलल कब होते हैं? अल्फ़ा और ओमेगा उस वक़्त एंटी पैरेलल होंगे जब बॉडी की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या कर रही होगी? डिक्रीज़ कर रही होगी। तो खुद सोचो, अगर बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है तो उसकी जो लीनियर स्पीड है उसने भी क्या करना है? डिक्रीज़ ही होना है, क्योंकि दोनों का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। तो इसका क्वेश्चन था कि अल्फ़ा एंड ओमेगा आर एंटी पैरेलल, तो फिर बॉडी की स्पीड क्या हो रही होगी? फिर बॉडी की स्पीड आप लोगों ने याद रखना है क्या हो रही होगी? डिक्रीज़ हो रही होगी। मीन बॉडी जो फिज़िकली क्या हो रहा होगा? स्लो हो रहा होगा। आपको आइडिया हो चुका होगा। यही बात अगर मैं आपको यूँ पूछूँ, इफ़ अल्फ़ा एंड ओमेगा आर पैरेलल कर दूँ, एंटी पैरेलल काट दूँ और ये बोल दूँ कि अल्फ़ा और ओमेगा आर पैरेलल, तो फिर कौन सा करेक्ट है? तो फिर आप लोगों को मैंने बताया था कि अल्फ़ा और ओमेगा आपस में पैरेलल कब होते हैं? ये पैरेलल उस वक़्त होते हैं जब बॉडी की ओमेगा क्या हो रही हो? इंक्रीज़ हो रही हो। अगर ओमेगा यहाँ से इंक्रीज़ करेंगे तो वी ने भी क्या होना है? इंक्रीज़ होना है। तो अगर यहाँ पैरेलल का वर्ड यूज़ होगा तो फिर इसका ऑप्शन कौन सा होगा? बीटा ऑप्शन होगा। लेकिन अगर एंटी पैरेलल का वर्ड यूज़ हो रहा है तो इसका ऑप्शन अल्फ़ा होगा। तो वही जो बात थोड़ी देर पहले आप लोगों ने पढ़ी थी, उसके थ्योरेटिकल एमसीक्यू आपके इस तरह के बन सकते हैं। अब अच्छा, हम बात करते हैं कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन है उसका फार्मूला कौन सा है और उसके फार्मूला के किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। एक तो आपको मैंने बताया था इसका फार्मूला ये वाला है ना, डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। डेल्टा ओमेगा को हम लिख सकते हैं ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल ओवर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। यानी बॉडी के अगर आपको चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी गिवन हो और टाइम गिवन हो तो इस फार्मूला में पुट करके हम एंगुलर एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। दूसरा इसके क्वेश्चन टाइम के भी आ सकते हैं। टाइम के क्वेश्चन आ जाएंगे तो डेल्टा ओमेगा ओवर क्या हो जाएगा? अल्फ़ा हो जाएगा। यहाँ से चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी के भी क्वेश्चन आ सकते हैं और चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी के अगर आएंगे तो उसका फॉर्मूला अल्फ़ा इंटू टाइम होगा। ये बहुत बेसिक सी बातें हैं। अगर आपको अल्फ़ा और टाइम गिवन हो तो आप क्या बता सकते हैं? डेल्टा ओमेगा बता सकते हैं। आप खुद से वैल्यूज पुट करके क्वेश्चन बना सकते हैं, या मेरी बुकलेट में से भी कुछ क्वेश्चन है वहाँ से भी आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक तो ये बेसिक सा फार्मूला है, इसके क्वेश्चन आएंगे तो आप अटैम्प्ट कर लेंगे। लेकिन इसके ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो इस फार्मूले के आते हैं। एक फार्मूला होता है ए इक्वल टू अल्फ़ा क्रॉस आर। ये ज़रा देख लें, ये फार्मूला बहुत कॉमन है, ए इक्वल टू अल्फ़ा क्रॉस आर। इसका एक एमसीक्यू तो जो बहुत कॉमन है वो अक्सर आया होता है कि इस फार्मूले में ए कौन सा एक्सेलरेशन है, क्योंकि ए सिंबल के हम लोगों ने 3 एक्सेलरेशन पढ़े थे ना। एक सेंट्रीपिटल पढ़ा था, एक एक्सेलरेशन लॉन्ग द टेंजेंट था और एक ए जो था वो नेट एक्सेलरेशन भी था। तो एमसीक्यू में भी पूछता है कि इस फार्मूले में जो ए लिखा हुआ है वो इन तीनों में से कौन सा है। तो याद रखना बच्चों, इन तीनों में से यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो एक्सेलरेशन अलॉन्ग द टेंजेंट है। ठीक है, तो ये जो एक्सेलरेशन है इस फार्मूले में वो एक्सेलरेशन अलॉन्ग द टेंजेंट है।
अल्फ़ा जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन है और आर जो है उसका पोजीशन वेक्टर को हम कह रहे हैं। यहाँ से चीज़ नोट करें, क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिज़ल्ट होता है, जिन वेक्टर का वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उनके साथ उसका इंडिविजुअल एंगल 90 डिग्री होता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके एमसीक्यू आ जाता है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ एंगल कितने डिग्री होगा 90, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का पोजीशन वेक्टर के साथ भी एंगल फिर कितने डिग्री होगा 90 डिग्री होगा। ये बात तो खैर हम लोगों ने कल भी पढ़ी थी, तो आपको आइडिया हो गया कि इस फार्मूले में ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। नेक्स्ट अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो ए टेंजेंट इज़ इक्वल टू, अगर मैं चलिए क्वेश्चन बनाता हूँ, ए टेंजेंट डॉट और अगर मैं आपसे पूछूँ ये किसकी इक्वल होगा, तो डॉट प्रोडक्ट को कैसे ओपन करते हैं, पहले फर्स्ट की मैग्नीट्यूड, फिर सेकंड की मैग्नीट्यूड, देन कॉज ऑफ एंगल बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड वेक्टर। तो ए टी और आर में अगर हमें ये कंडीशन गिवन हो तो ए टी और आर में एंगल कितने डिग्री है 90 डिग्री है, तो कॉज 90 पे 0, तो ए टेंजेंट डॉट आर किसकी इक्वल होगा, हमेशा 0 होगा। इसी तरह बच्चों अगर आपसे ये पूछ ले कि ए टेंजेंट डॉट अल्फ़ा पूछ ले, तो जिस तरह मैंने इसको सॉल्व किया, ए टेंजेंट अल्फ़ा कॉज ऑफ ए टेंजेंट यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में भी एंगल कितने डिग्री 90, और कॉज 90 पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो बेसिक बातें आप लोगों ने याद रखनी है, आपके इस तरह के एमसीक्यू आ सकते हैं। अगर इसी क्रॉस प्रोडक्ट को मैं ओपन कर दूं तो ए टेंजेंट इज़ इक्वल टू बन जाएगा अल्फ़ा आर साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर है। अगर मैं इस फार्मूले की मैग्नीट्यूड लिखूं तो अल्फ़ा आर और कौन सा हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। ये जनरल फार्मूला लिखा हुआ है कि अल्फ़ा आर और कौन सा है साइन थीटा। अब मैं सर्कल की एक डायग्राम बनाता हूँ, उस डायग्राम में कोशिश करता हूँ कि आपको जो डिफरेंट आप लोगों ने क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं उनकी पोजीशंस और उनके एंगल्स का थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि उनके आपस में एंगल्स कैसे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब इस डायग्राम में देखें, एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ये सर्कल का सेंटर है। इसमें देखें जो सेंट्रीब्यूटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वही सेंट्रीब्यूटल फोर्स की भी है, और दोनों की डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर एंड अलोंग रेडियस है। ठीक होगी बात। तो अगर आपसे कभी वो पूछता है कि सेंट्रीब्यूटल फोर्स और सेंट्रीब्यूटल एक्सेलरेशन का आपस में एंगल कितने डिग्री है, यानी सेंट्रीब्यूटल फोर्स एंड सेंट्रीब्यूटल एक्सेलरेशन, तो आपको यहाँ से क्लियर नज़र आ रहा है कि उन दोनों का आपस में एंगल जो है वो 0 डिग्री है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। ठीक है। इसी तरह अगर आपसे पूछता है कि सेंट्रीब्यूटल फोर्स और आर, ये किसका एरो है, पोजीशन वेक्टर का एरो है, ये पार्टिकल की पोजीशन बता रहा है। तो अगर आपसे पूछता है कि सेंट्रीब्यूटल एक्सेलरेशन, ये कल भी बात हम लोगों ने की थी, एंड आर के दरम्यान में एंगल पूछे, या आपसे सेंट्रीब्यूटल फोर्स, सेंट्रीब्यूटल फोर्स वैसे हम लोगों ने भी पढ़नी है, लेकिन क्योंकि उसकी डायरेक्शन उसका सेम है तो मैंने कहा चलिए इकट्ठे ही एमसीक्यू बना लेते हैं। तो सेंट्रीब्यूटल फोर्स और आर का अगर इन का आपस में एंगल पूछे तो आपको क्लियर नज़र आ रहा है वो कितने डिग्री है, 180 डिग्री है, क्योंकि इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, लीनियर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ए पी स्टैंड फॉर मोमेंटम है, और इसके साथ मैं लिख रहा हूँ ए टी मीन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है ना, इन सब की जो डायरेक्शन है, ये जो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इन सब की डायरेक्शन अलोंग टेंजेंट है, अलोंग टेंजेंट। ठीक है। तो इन सब की डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट होगी, और ये जो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं थीटा ओमेगा, इन सब की डायरेक्शन अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होती, अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, थीटा ओमेगा एल टी। अब ये जो अल्फ़ा है ना, इसकी डायरेक्शन भी अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन ही होती है, लेकिन हमें पता है कि इसकी डायरेक्शन ओमेगा के साथ सेम भी हो सकती है और अपोजिट भी हो सकती है। वो कब सेम होगी कब अपोजिट होगी वो हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर उससे हमें कंसर्न नहीं है कि हम इस टॉपिक में ओमेगा और अल्फ़ा को या थीटा और अल्फ़ा को स्टडी नहीं कर रहे। ठीक, इस केस में हमारा जो कंसर्न है वो इन क्वांटिटीज़ का इनके साथ लिंक है और इनका उनके साथ लिंक है। इनका आपस में लिंक क्या था वो भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ा दिया है। अच्छा, ठीक हो गया। तो अब बच्चों ये मसला बना कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो अलोंग द टेंजेंट है, और टेंजेंट और रेडियस में हमेशा एंगल 90 डिग्री होता है, यानी जो चीज़ें रेडियस के अलोंग हों और जो चीज़ें टेंजेंट के अलोंग हों उन सब में हमेशा एंगल 90 डिग्री होगा। तो मैं बोल देता हूँ, मैं लिखता नहीं उतना, इसका मतलब कि इन चारों का अगर सेंट्रीब्यूटल एक्सेलरेशन के साथ एंगल पूछे या सेंट्रीब्यूटल फोर्स के साथ पूछे, इन चारों का इनके साथ एंगल 90 डिग्री। ये कुछ डायग्राम यूँ बनती है, अगर बनाए ना यूँ समझने कि ये आपका रेडियस की लाइन है, और जो टेंजेंट होगा ना वो इस 3D में अगर देखा जाए तो टेंजेंट यूँ बनता है, यहाँ पर ये टेंजेंट है।
अगर मैं इसको यूँ शो करूँ तो ये चीज़ बनती है, ये रेडियस की लाइन और ये टेंजेंट की लाइन। हालांकि 3D में ये डायग्राम अपवर्ड नहीं होगा, 3D में ये इधर होगा। अगर हम इसको हॉरिजेंटल सर्कल ले रहे हैं तो ये वाली सारी चीज़ें इनवर्ड होंगी। ये आपको ये पोजीशन तो सही नज़र नहीं आ रही, इसलिए मैं इसको यूँ करके शो कर रहा हूँ। तो देख लें, ये रेडियस की लाइन और ये टेंजेंट की लाइन, एंगल कितने डिग्री, 90। तो इन चारों का अगर इन FC और AC के साथ एंगल पूछेगा तो कितने डिग्री, 90। अगर इन चारों का रेडियस के साथ एंगल पूछे, ठीक है ना, इन दोनों का आपस में 180 है, लेकिन इन चारों का इसके साथ R के साथ भी 90 बनेगा और इन दोनों के साथ भी उनका एंगल 90 डिग्री ही रहेगा। ये बात ख़त्म होगी। इनके साथ एंगल डिस्कस हो गए और इनके आपस में भी एंगल की बात हो चुकी हुई है। अब आते हैं इन एंगुलर क्वांटिटीज़ की तरफ जिनकी डायरेक्शन अलॉन्ग एक्सिस ऑफ रोटेशन है। कल भी बताया था, ये जो आपको सेम डायरेक्शन लग रही होती है, ये सेम नहीं होती। अगर इस बात को आप 3D में समझते हैं तो 3D में ये चीज़ डिफरेंट हो जाएगी। मैं कोशिश करता हूँ समझाऊँ। ये समय नहीं रेडियस को शो कर रही है, रेडियस की लाइन है ना, ये जो मार्कर है ये आपका शो कर रहा है किसको, टेंजेंट को, ठीक है। और एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो इन दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन इस जगह पर है, तो ये जो मार्कर है आपका ये एक्सिस ऑफ रोटेशन की चीज़ों को शो कर रहा है, ठीक होगी बात। ये रेडियस के अलॉन्ग जो चीज़ें हैं उनको शो कर रहा है और ये अलॉन्ग द टेंजेंट। तो अगर मैं इसको थोड़ा रोटेट करके आपको बताऊं तो यूँ नहीं बनेगा। आपको तो खैर डायग्राम को रोटेट करने से तो फ़र्क नहीं पड़ता ना। आप ज़रा देखिए तो एंगल सबके कितने डिग्री हैं, 90 नहीं है। क्लियर होगी बात आपको, सबके एंगल कितने डिग्री बन रहे हैं, 90 डिग्री ही बन रहे हैं। यूँ रखें या इस तरह रखें तो आपको एंगल क्लियर हो गए। इसका मतलब ये हुआ जनाब कि अगर इनमें से किसी का भी इनके साथ एंगल पूछ ले, किसी एक के साथ भी, तो वो सब का एंगल कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री ही होगा। क्योंकि ये तीनों सेट ऑफ क्वांटिटीज़, आसान बात करो, तीनों सेट ऑफ क्वांटिटीज़ एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। बात ख़त्म होगी। तो इन सब का इन तीनों के साथ एंगल कितने डिग्री, 90 है। इन सब का भी इनके साथ जो एंगल है वो कितने डिग्री, 90 डिग्री। और क्या बताया कि इन सब के साथ भी एंगल कितने डिग्री, 90। तो बड़ी आसान होगी फिर ये तो सारी चीज़ें। बस ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी, उसको भूल भी जाएं तो ये डायग्राम पक्की माइंड में रख लें। इसको बनाएं भी अपने जो आपका बॉल पॉइंट्स हैं तो आपको याद हो जाएगी। रेडियस, ये टेंजेंट के अलॉन्ग मार्कर फिक्स करें इसके ऊपर, ये तीनों क्वांटिटीज़ के सेट हैं। तो ज़रा तीनों एक दूसरे के ये मार्कर परपेंडिकुलर हैं, तो वो सेट ऑफ क्वांटिटीज़ भी आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। इनका आपस में थोड़ा सा मसला है, वो मैंने डिस्कस कर दिया है। ओमेगा और अल्फ़ा का भी आपस में थोड़ा सा मसला था, वो भी हम लोगों ने शेयर कर दिया है कि उसका आप लोगों ने आंसर कैसे करने हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल कंपेयर करें तो सारी सेट ऑफ क्वांटिटीज़ आपस में म्यूचुअली क्या होंगी, परपेंडिकुलर ही रहेंगी। वापस आते हैं, हम इस फार्मूले पे थे और हम उस फोटो को देखने लग गए हैं। इस फार्मूले में देखो, ये जो थीटा एंगल है वो अल्फ़ा और आर के दरमियान में है, और आर यहाँ पर हम लोगों ने भी देखा था पोजीशन वेक्टर है। तो मुझे ये बताओ, अल्फ़ा की ये डायरेक्शन है, ये अल्फ़ा इन क्वांटिटीज़ के अंदर लाई करता है और आर जो है वो इन क्वांटिटीज़ के अंदर लाई करता है। तो इन सेट ऑफ क्वांटिटीज़ का इस सेट ऑफ क्वांटिटी के साथ एंगल 90 डिग्री है ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन। इसका मतलब ये हुआ, उसी फार्मूला को अगर मैं सर्कुलर मोशन के लिए लिखूं तो सर्कुलर मोशन के लिए अल्फ़ा और आर में जो थीटा है वो कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। वो हम बात कर चुके हैं। तो ए टेंजेंट जो आप लोगों का बनेगा, इसको अल्फ़ा पता नहीं मैंने क्यों लिख दिया, ये तो ए टेंजेंट होगा ना। तो ए टेंजेंट यहाँ से जो बनेगा वो इक्वल टू अल्फ़ा आर साइन 90, और साइन 90 पे 1 होता है। तो ए टेंजेंट जो बन गया वो आर अल्फ़ा, ये अल्फ़ा इंटू आर है। तो ये वाला जो फार्मूला है, ये बच्चों फार्मूला वैलिड है किसके लिए, सर्कुलर मोशन के लिए। ये वाला फार्मूला वैलिड है। जिस तरह सर्कुलर मोशन के लिए आप लोगों ने एक फार्मूला क्या पढ़ा था, वी इक्वल टू आर ओमेगा, भी सर्कुलर मोशन के लिए था, ये आपको याद होगा। और एस इज इक्वल टू आर थीटा भी जो था वो भी किसके लिए, सर्कुलर मोशन के लिए। इसी तरह ए टी इक्वल टू आर अल्फ़ा भी सर्कुलर मोशन के लिए ही है। अब बच्चों, कल जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे ना, आपको याद होगा उन क्वेश्चन में हम लोग क्या कैलकुलेट करते थे, हमें इक्वेशन गिवन होती थी, उस इक्वेशन को यूज़ करके हम ए सी भी निकाल लेते थे, ए टी भी कैलकुलेट कर लेते थे, और ए नेट भी कैलकुलेट कर लेते थे। जिन बच्चों ने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा हुआ, सिर्फ ये देख रहे हैं, तो वो पिछला लेक्चर देखें तो उनको बात सही क्लियर हो जाएगी। यहाँ तक हम पहुँचे हुए थे, और ये जितने भी सवाल थे आपको याद होगा उनमें हमें रेडियस गिवन होता था, ऐसे ही है ना, उन सब में रेडियस गिवन होता था। अब बच्चों ज़रा खुद सोचो, अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए हैं, रेडियस गिवन है, और उन्हीं क्वेश्चन का आप लोगों ने अभी इस लेक्चर के बाद ना सब क्वेश्चन का
जितने भी मैंने प्रीवियस 2 लेक्चर में करवाए थे जिनमें ये चीज़ें कैलकुलेट हुई थी और रेडियस गिवन था, उन सब का आप लोगों ने अल्फ़ा बी कैलकुलेट करना है। ये आपकी असाइनमेंट है, ठीक है। अल्फ़ा आप कैलकुलेट करेंगे। अब मुझे ये बताओ, अल्फ़ा कैलकुलेट करने का तो ये वाला फार्मूला यूज़ करोगे ना। ए टेंजेंट आप कैलकुलेट कर चुके हैं उन सब क्वेश्चंस का, रेडियस आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, अल्फ़ा इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बस याद रखना है कि जितने भी कल हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे जिनमें ये चीज़ें फाइंड आउट की थी, उनका आप लोगों ने अल्फ़ा भी कैलकुलेट कर लेना है बाय यूजिंग दिस रिलेशन। क्योंकि ए टेंजेंट और आर आपके पास है तो अल्फ़ा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं इसलिए इसकी फर्दर प्रैक्टिस आप लोगों को नहीं करवा रहा। उन्हीं क्वेश्चन के ऊपर आप ये जब चीज़ें अप्लाई करेंगे तो आपका कंसेप्ट मोर क्लियर हो जाएगा। एक और बात सुन लें, कल ए टेंजेंट को मैंने डिफरेंट तरह से आपको समझाया था, इसका एक और आसान हल भी बताता हूँ। आपको याद है, कल मैंने बताया था कि ए टेंजेंट कब प्रोड्यूस होता है, जब वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड यानी स्पीड क्या होती है, चेंज होती है। तब इस बात को थोड़ा डिफरेंट एंगल से आप समझ लें ताकि आपका कंसेप्ट ज़्यादा बेहतर हो जाए। मैंने आपको बताया था कि अगर स्पीड कांस्टेंट हो जाए तो ए टेंजेंट क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। इसी बात को एक दूसरे एंगल से समझाता हूँ। देखो, अगर बॉडी की स्पीड कांस्टेंट होगी, आर तो रेडियस है, तो फिर बॉडी का ओमेगा भी कांस्टेंट होगा। मतलब अगर ये कांस्टेंट है तो फिर ओमेगा भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और अल्फ़ा का फार्मूला आप लोगों ने क्या पढ़ा है, अल्फ़ा इक्वल होता है डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। इसी कंसेप्ट को एक डिफरेंट एंगल से समझा रहा हूँ। अगर बॉडी की वी कांस्टेंट हो जाए तो ये समझाना चाह रहा हूँ ए टेंजेंट ज़ीरो क्यों आ गया है, ठीक है, एक डिफरेंट एंगल से। अगर वी कांस्टेंट हो, इधर देखें, वी कांस्टेंट होगी तो ओमेगा भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर सर्कल का रेडियस फिक्स है तो वी कांस्टेंट, ओमेगा भी कांस्टेंट अगर सर्कल का रेडियस फिक्स है। और हमारे जितने भी क्वेश्चन उसमें आर तो फिक्स ही था, आर किसी में वेरिएबल नहीं था। तो फिर रिपीट कर रहा हूँ, वी कांस्टेंट तो ओमेगा कांस्टेंट। इस फार्मूले में अगर वैल्यूज पुट करोगे, अगर ओमेगा कांस्टेंट होगा तो फिर अल्फ़ा क्या होगा, ज़ीरो नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी आप लोगों ने क्वेश्चन किए हुए हैं जिसमें आपको वी कांस्टेंट गिवन होता है, उन क्वेश्चन में ए टेंजेंट भी ज़ीरो होगा। वो तो हम लोगों ने अभी इसकी रीज़न सीख रहे हैं, लेकिन रीज़न सीखते सीखते एक और बड़ी काम की बात मिल गई कि उन सारे क्वेश्चन में अल्फ़ा भी ज़ीरो होगा। अब इस फार्मूले की तरफ आ जाएँ। अभी अब यही सीखा आप लोगों ने कि वी कांस्टेंट से ओमेगा कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट हुआ तो चेंज इन ओमेगा क्या हो गया, ज़ीरो। तो फिर अल्फ़ा भी किसकी इक्वल होगा, ज़ीरो। अभी आप यूँ समझें कि मैं ए टेंजेंट का कोई पता शता नहीं है। इस फार्मूले की तरफ आ जाए। अब ये पुट करें कि इस फार्मूला में अल्फ़ा ज़ीरो है। अगर इस फार्मूले में अल्फ़ा ज़ीरो है तो ए टेंजेंट मुझे बताओ यहाँ से किसकी इक्वल आएगा, ज़ीरो की इक्वल नहीं आएगा। तो आप इस कंसेप्ट को इस तरह भी याद रख सकते हैं कि वी कांस्टेंट से ओमेगा कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट होने की वजह से ओमेगा में चेंज ज़ीरो, तो उससे अल्फ़ा भी ज़ीरो हो गया। और अगर अल्फ़ा ज़ीरो है, इस फार्मूले में अल्फ़ा को ज़ीरो पुट करो तो ए टेंजेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब अल्फ़ा ज़ीरो होगा उस वक़्त ए टेंजेंट भी ज़ीरो होगा, और जब अल्फ़ा नॉन ज़ीरो होगा उस वक़्त ए टेंजेंट भी क्या होगा, नॉन ज़ीरो होगा। तब मैंने जो कल आपको बताई थी ना कि दो तरह की मोशन है, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है और एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। उसकी दोबारा से समरी लिख से देते हैं तमाम एक्सेलरेशंस के लिए। अब हम लोगों ने पढ़ा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में, बस उसकी समरी आपको देनी मैंने। बताएं जी शाबाश, मैंने क्या बताया था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कब होगी, जब बॉडी की वी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अगर बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो उस मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। अगर आपका एमसीक्यू आ गया कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए, अब मैं वो नीचे लिखूंगा। कल हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर बॉडी की मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो यानी वी कांस्टेंट हो तो AC हम लोगों ने पढ़ा था वी स्क्वायर ओवर आर होगा। अगर वी कांस्टेंट है तो AC नॉट इक्वल टू क्या था, ज़ीरो था। और अभी हम लोगों ने प्रूव किया है कि अगर वी कांस्टेंट हो तो ए टेंजेंट किसकी इक्वल होगा, ज़ीरो होगा। मैंने आपको सिखा दिया। अगर ए टेंजेंट बच्चों ज़ीरो है तो इस केस में अल्फ़ा भी किसकी इक्वल होगा, ज़ीरो होगा। इन दोनों का आपस में बड़ा डायरेक्ट लिंक है, बड़े पक्के दोस्त हैं ये। एक ज़ीरो होता है, दूसरा कहता है मैंने हो के ही छोड़ना है ज़ीरो। लेकिन ए टी इक्वल टू आर अल्फ़ा है ना, जब एक ज़ीरो हो गया तो दूसरे ने भी क्या हो जाना है, ज़ीरो हो जाना है। और फिर हम लोगों ने पढ़ा था जो नेट एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है वो आपके पास बनता है जनाब AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर, यही पढ़ा था ना। देखो इस केस में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वी कांस्टेंट होने की वजह से AT तो ज़ीरो हो जाता है, ये ज़ीरो हो गया तो इसका स्क्वायर फिर 100 से कैंसिल हो गया। तो इस केस में जो A नेट बनेगा दैट इज़ इक्वल टू क्या होगा, A सेंट्रीब्यूटल के इक्वल होगा। ये बच्चे सारे MCQ आप लोगों ने याद रखने हैं किसके लिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए। अब हम इसी तरह के MCQs लिख लेते हैं नॉन
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो क्या मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कौन सी होती है? ऐसी मोशन जिसमें बॉडी की स्पीड कांस्टेंट ना हो, यानी बॉडी की स्पीड इंक्रीज़ हो रही हो या डिक्रीज़ हो रही हो। इस पर बड़ी बात की थी हम लोगों ने कल। अगर v कांस्टेंट नहीं होगी तो मैंने क्या कल एक लफ्ज़ बोला था, मैंने कहा था जब भी सर्कुलर मोशन होगी सेंटीमीटर एक्सेलरेशन हमेशा होगा। तो देख लें ये सर्कुलर मोशन है तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन नॉट इक्वल 0 है, उधर भी सर्कुलर मोशन है तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि सेंटीमीटर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से, और सर्कुलर मोशन में आप कभी भी डायरेक्शन को फिक्स नहीं रख सकते, इसलिए ये ज़रूर प्रोड्यूस होता है। ये इस बात की फ़िज़िकल रीज़न आपको बताई है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी सर्कुलर सेंटीमीटर एक्सेलरेशन नॉट इक्वल 0 होगा, और हम लोगों ने कल बहुत सारे न्यूमेरिकल में प्रूव किया था कि ए टेंजेंट भी फिर 0 नहीं होगा, क्योंकि ए टेंजेंट प्रोड्यूस होता है बॉडी की जो स्पीड में चेंज की वजह से ना। तो यहाँ स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो ए टेंजेंट भी 0 नहीं होगा, और अगर ए टेंजेंट 0 नहीं है तो इनका तो आपस में बड़ा गहरा रिश्ता है। ए टेंजेंट 0 नहीं है तो अल्फ़ा भी 0 नहीं होगा। और इस केस में अगर हम नेट एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो मैं कह सकता हूँ इस केस में नेट एक्सेलरेशन के दोनों कंपोनेंट्स होंगे, सेंटीमीटर वाला कंपोनेंट भी होगा और एक्सेलरेशन अलोंग द टेंजेंट वाला कंपोनेंट भी होगा। और इस तरह के जो कंप्लीट न्यूमेरिकल्स हैं कल हम उनकी प्रैक्टिस कर चुके हुए हैं ऑलरेडी। अब बच्चों कुछ एमसीक्यूज़ हम देखते हैं, जो भी आप लोगों ने टॉपिक्स पढ़े हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, उनके कंबाइंड एमसीक्यूज़ कैसे आ सकते हैं। पहले एमसीक्यू देखें, ए बॉडी इज मूविंग इन ए सर्कल विद कॉन्स्टेंट स्पीड। कॉन्स्टेंट स्पीड का मतलब ये है कि ये जो सर्कल है वो कौन सी मोशन होगी बॉडी की? अगर स्पीड कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगी। और हम काफ़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ए सेंटीमीटर 0 नहीं होता, लेकिन एक्सेलरेशन अलोंग द टेंजेंट भी 0 होता है, और एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या होगा? 0 होगा। और अगर बॉडी किसी भी सर्कल में विद कांस्टेंट स्पीड बच्चों मूव कर रहा है, तो हमें ये चीज़ तो पता है ना कि जब बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो सर्कल में तो उसकी हर पॉइंट पे जो डायरेक्शन है वो तो क्या हो रही होती है? चेंज हो रही होगी। इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स बना दिए हैं, तो देख लें हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो सर्कल में बॉडी की स्पीड तो कांस्टेंट हो सकती है, लेकिन बॉडी की वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं हो सकती। उसकी वजह ये कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो दो तरह से चेंज हो सकती है। उसकी मैग्नीट्यूड चेंज करें, यानी आप उसकी मैग्नीट्यूड चेंज करें तब भी वो चेंज हो सकती है। अगर आप उसकी डायरेक्शन चेंज करें तो तब भी वो क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। दोनों चीज़ें चेंज हो रही हों। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी में जो चेंज आ रही है वो इन टर्म्स ऑफ क्या आ रही है? डायरेक्शन आ रही है। तो इसमें वो ये पूछ रहा है करेक्ट ऑप्शन आप लोगों ने बताना है। तो लिखा हुआ है कि ऐसा बॉडी इट हैज़ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो हमें पता है सर्कुलर मोशन में बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, बल्कि वेलोसिटी चेंज हो रही होती है इन टर्म्स ऑफ कौन सा? डायरेक्शन। एक और एमसीक्यू याद रख लीजिएगा, अगर आ जाए इस वेलोसिटी की डायरेक्शन, एक तो हम कहते हैं वेलोसिटी की डायरेक्शन अलोंग टेंजेंट होती है, हम ये भी कह रहे होते हैं कि इसकी डायरेक्शन ट्रांसवर्स होती है। ये वैसे एमसीक्यू के लिए वर्ड याद रखना। अगर पूछे नहीं ये जो वेलोसिटी की डायरेक्शन अलोंग टेंजेंट होती है, इसके लिए एक और वर्ड भी यूज़ होता है कि वेलोसिटी अलोंग ट्रांसवर्स होती है। इस केस में फिर जो एक्सेलरेशन इस पर एक्ट करेगा इस बॉडी पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वो सिर्फ सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होगा। और हम ये कहते हैं कि जो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होगा उसकी डायरेक्शन जो होगी वो अलोंग रेडियस होगी और टुवर्ड्स सेंटर होगी। अलोंग रेडियस होगी और टुवर्ड्स सेंटर होगी। और अगर हम इस सेंटीमीटर एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करते हैं तो इसका फॉर्मूला v²/r होगा। तो देखिए अगर बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन भी की मैग्नीट्यूड भी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। तो याद रखना है कि इस केस में स्पीड के कांस्टेंट होने से सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड तो हमें कंफर्म हो गया कांस्टेंट है। अब देखना ये है कि इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है या नहीं हो रही। मुझे बताएं इस वक्त इसकी डायरेक्शन जो है वो अलोंग रेडियस टुवर्ड्स सेंटर है। तो इसकी डायरेक्शन इस पॉइंट पे जब बॉडी होगा इसकी डायरेक्शन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस नहीं, जब बॉडी इस पॉइंट पर होगा तो इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड मीन अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस है, यानी इस केस में नेगेटिव एक्स एक्सिस, इस केस में नेगेटिव वाई एक्सिस। जब बॉडी इस जगह पर होगा तो इसकी डायरेक्शन जो होगी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस नहीं होगी।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तो हर पॉइंट पे क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है। तो अक्सर बच्चों को ये रॉन्ग कंसेप्ट बना हुआ है कि ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो कांस्टेंट होता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहना ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर दो तरह से चेंज होता है, मैग्नीट्यूड के सेंस में और डायरेक्शन के सेंस में भी। तो जिस तरह अगर बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करे तो वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होती, यानी यहाँ मैग्नीट्यूड के सेंस में चेंज नहीं हो रही, डायरेक्शन के सेंस में वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। बिल्कुल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का भी यही हाल है कि इसकी मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, लेकिन आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा कि इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो रॉन्ग कंसेप्ट इसलिए जनरेट हुआ है कि केपीके की बुक में एक एमसीक्यू है एक्सरसाइज के अंदर, उस एमसीक्यू की वजह से एक रॉन्ग कंसेप्ट जनरेट हो गया है कि शायद सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। तो सर्कुलर मोशन अगर वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगी तो उसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो सेंट्रीपिटल होगा। उस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, लेकिन उसकी डायरेक्शन बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इसका मतलब है कि ये वाला ऑप्शन अगर कोई बी चूज़ करता है तो वो रॉन्ग चूज़ करेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पर जो है वो सेंट्रीपिटल ही होता है सिर्फ इस मोशन में, जो कि कांस्टेंट नहीं है। और कांस्टेंट किस वजह से नहीं है, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन की वजह से। तो इसका मतलब है ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट ऑप्शन लिखा है एन एक्सेलरेशन ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। तो ये कंसेप्ट बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन जिसकी वो बात कर रहे हैं वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है और उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। एक और एमसीक्यू बच्चे देखते हैं, इसमें कह रहे हैं ए रोटेटिंग व्हील हैज़ अ रेडियस ऑफ दिस, यानी रोटेटिंग व्हील का रेडियस आपको गिवन है, हैज़ एंगुलर वेलोसिटी 5 रेडियन पर सेकंड। और ये जो 5 रेडियन पर सेकंड गिवन है, इस क्वेश्चन में उसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी गिवन है एट सम इंस्टेंट, यानी किसी इंस्टेंट पे उसका हम इनिशियल बोल रहे हैं, एंड 10 रेडियन पर सेकंड, यानी वो इनिशियल है तो फिर इसको फाइनल बोल देंगे वो 10 है। और ये जो वेलोसिटी में चेंज आई है ना एंगुलर वेलोसिटी में, ये 5 सेकंड्स के अंदर आई है, यानी टाइम 5 सेकंड है। फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट ये है कि एंगुलर एक्सेलरेशन बताएं। तो देखो एंगुलर एक्सेलरेशन का बेसिक फार्मूला क्या था, ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई ओवर टाइम। वो तो ईजी हो जाएगा, इसमें आप वैल्यूज पुट करके अल्फ़ा कैलकुलेट कर लो। तो अल्फ़ा ओमेगा एफ जनाब कितना है, 10 माइनस ओमेगा आई 5 टाइम भी 5 हुआ पड़ा है हर तरफ, 5/5 1 कितना आंसर आ गया, 1 मीटर पर सेकंड या रेडियन पर सेकंड स्क्वायर बल्कि, तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इसका आंसर होगा। ठीक हो गया। ऑप्शन जरा देखें, उसमें दोनों एक्सेलरेशन लिखे हुए हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन भी हैं और सिर्फ कौन से हैं, जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाले एक्सेलरेशन भी हैं। तो ये तो मैं समझ आ गया कि ये इसमें 1 रेडियन वाला मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अब चेक करना है कि सेकंड ऑप्शन भी मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। दूसरा पार्ट देखते हैं, फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया एंड लीनियर एक्सेलरेशन। किस चीज़ का लीनियर एक्सेलरेशन, ऑफ ए पॉइंट ऑन इट्स रिम, यानी जो व्हील है ना उसके रिम के ऊपर कोई पॉइंट है, ये व्हील है, ये उसका रिम हो गया, रिम मीन उसका यहाँ पर कोई पॉइंट है, उसका लीनियर एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो जब किसी भी रिम के ऊपर कोई पॉइंट का लीनियर एक्सेलरेशन पूछे तो आप लोगों ने याद रखना है वो एक्सेलरेशन अलोंग द टेंजेंट ही बताना होता है। ये पॉइंट अपने पास नोट कर लें कि एक्सेलरेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन इट्स रिम पूछेगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि सेंट्रीपिटल पूछ रहे हैं या टेंजेंशियल पूछ रहे हैं, क्योंकि उसने किसी का भी मेंशन नहीं किया हुआ, ना सेंट्रीपिटल मेंशन किया हुआ है ना एक्सेलरेशन अलोंग द टेंजेंट मेंशन किया हुआ है। तो जब ये मेंशन ना हो और किसी पॉइंट का एक्सेलरेशन ऑन इट्स रिम पूछे तो आप लोगों ने हमेशा आंसर किसका करना है, एक्सेलरेशन अलोंग दी टेंजेंट का आंसर करना है। ठीक हो गया। तो A इज़ इक्वल टू आर अल्फ़ा आप लोगों ने पढ़ा हुआ है और ये एक्सेलरेशन अलोंग दी टेंजेंट है, तो AT इक्वल टू इस सर्कल का रेडियस हमें गिवन है, ये नहीं गिवन, बिल्कुल रेडियस ऊपर लिखा हुआ है 0.5 मीटर है। और एंगुलर एक्सेलरेशन तभी आप बना चुके हो, उसका आंसर 1 आ रहा है। तो इसका जो एक्सेलरेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन इट्स रिम जो होगा वो 5.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो बिल्कुल ए ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आपका कंसिडर होगा। अब बच्चों ये जो एमसीक्यू है ना, इसके अंदर मैं असल में आपको ये चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ, जिस तरह आप लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है ना, और इक्वेशन ऑफ मोशंस के जो न्यूमेरिकल आते थे, मैं कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन लिखता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। उसमें से एक इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ी थी, VF इज़ इक्वल टू VI प्लस AT, S इज़ इक्वल टू, ये इक्वेशन मोशन आप लोगों ने पढ़ी हैं। इनमें क्या क्वेश्चन आते थे, S फाइंड आउट करें, VI फाइंड आउट करें, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करें,
और कैसे एस वी आई वगैरह एक्सेलरेशन हम फाइंड आउट करते थे, ये सब कुछ आप लोगों को आता है ऑलरेडी, क्योंकि आप लोगों ने मोशन का जो यूनिट पढ़ा है उसके अंदर ये सब चीज़ें कैलकुलेट करना आप लोगों ने सीखी हुई हैं। अगर बच्चों यही सारे क्वेश्चन एंगुलर मोशन के आ जाएँ, मतलब लीनियर मोशन की बजाय, यानी इसमें बॉडी किस मूव कर रहा था, स्ट्रेट लाइन में, और अब अगर वो कह दें कि बॉडी किस मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो यही सारी इक्वेशन दोबारा से अप्लाई होंगी और बिल्कुल जिस तरह आप इनको सॉल्व करते हैं उन इक्वेशन को भी हम इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। बस आप लोगों ने कुछ रिप्लेसमेंट लगानी है कि आप लोगों ने v को किससे रिप्लेस करेंगे, ओमेगा से, a को, ये रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है, लीनियर इक्वेशन से एंगुलर बनाते हुए v को ओमेगा, a को अल्फ़ा से। अगर m है, खैर इक्वेशन में m है तो नहीं, उसको i से रिप्लेस करेंगे। अगर फार्मूले में f होगा तो उसको टॉर्क से रिप्लेस कर देंगे, और अगर लीनियर मोमेंटम होगा तो उसको एंगुलर मोमेंटम से रिप्लेस कर देंगे। और अगर लीनियर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट s या d है तो उसको आप लोगों ने रिप्लेस थीटा से कर देना है। तो कोई भी फार्मूला जो आपके पास लीनियर फॉर्म में लिखा होगा, इन पैरामीटर्स को चेंज करके आप उस फार्मूले को एंगुलर पैरामीटर में या एंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। p लीनियर मोमेंटम है और l कौन सा है, एंगुलर मोमेंटम है। पहले इनके ऊपर अप्लाई करें, ये v है ना, तो v को किससे रिप्लेस करेंगे, ओमेगा से। तो ये इक्वेशन बन जाएगी ओमेगा f ओमेगा i प्लस a की जगह पर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू टी। तो जिस तरह आपके ओमेगा वी एफ वी आई और a के क्वेश्चन आते हैं, इसी तरह ओमेगा एफ ओमेगा i और अल्फ़ा के क्वेश्चन आएंगे और उस फार्मूले से अब आप इनको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह अब इस इक्वेशन को देखें, इसमें s को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, थीटा से। आगे लिखवाओ ओमेगा i टी प्लस 1/2 a को अल्फ़ा टी स्क्वायर कर दिए। और इसी तरह इस इक्वेशन को लिखा गया 2as है ना, तो क्या बनेगा 2 अल्फ़ा थीटा इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर। मैं तो आप सारों को बच्चों ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोग इन इक्वेशंस की जिस तरह प्रैक्टिस आपकी ग्रिप है, जब क्वेश्चन आएगा तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत कोई नहीं है। बस ये समझ लें कि इसकी बजाय, लीनियर की बजाय अगर एंगुलर मोशन आ जाए तो इन इक्वेशंस की बजाय हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे और ये सारे पैरामीटर हम ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको शायद याद होगा एक फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया था, s इज़ इक्वल टू किसी भी पर्टिकुलर सेकंड में डिस्टेंस का ना, टू कैलकुलेट डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर सेकंड। वो फार्मूला अगर किसको याद है तो बोले वी आई प्लस a/2 2n-1। ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने का फार्मूला था किसी भी पर्टिकुलर सेकंड में। अब अगर ये क्वेश्चन आ जाए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना किसी पर्टिकुलर सेकंड में, तो कैसे होगा, ओमेगा i प्लस अल्फ़ा/2 और 2n-1 हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है कि इस फार्मूले से हम जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे वो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा, बल्कि वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा किसी भी पर्टिकुलर सेकंड के अंदर। ये क्वेश्चन यही है। तो आपको क्या मेरी बात समझ आई है कि जितनी भी लीनियर चीज़ें हैं उनको हम एंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ इन फार्मूलाज की भी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब आपको ये नज़र नहीं आ रहे होंगे, मतलब ये किस तरह चेंज होते हैं। मैं एक आधा लिख देता हूँ। जिस तरह देखें ना, वर्क का फार्मूला होता है F इंटू डी, ये वर्क के फार्मूले की लीनियर फॉर्म है। अगर इसकी एंगुलर फॉर्म लिखें तो W इक्वल टू टॉर्क इंटू थीटा, ये इसकी कौन सी फॉर्म है, एंगुलर फॉर्म है। इस तरह पावर का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है P इज़ इक्वल टू एफ ई। अगर इसकी मैं एंगुलर फॉर्म लिखूं तो इसकी एंगुलर फॉर्म बनेगी फोर्स को टॉर्क से और V को ओमेगा से। तो P इक्वल टू एफ ई पावर की लीनियर फॉर्म है, और अगर पावर की एंगुलर फॉर्म पूछे तो टॉर्क इंटू ओमेगा हो जाएगी। इसी तरह F इज़ इक्वल टू एम ए, ये न्यूटन सेकंड लॉ की लीनियर फॉर्म है। अगर इसी को एंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो फोर्स को टॉर्क से रिप्लेस करना है, ये लिखे हुए सारे। m को किससे रिप्लेस करना है, i से, और a को किससे, अल्फ़ा से। तो किसी भी इक्वेशन को हम लीनियर फॉर्म से एंगुलर फॉर्म में इन पैरामीटर्स को यूज़ करके कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपको इसकी प्रैक्टिस हो चुकी है। सवाल की तरफ वापस आते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहे हैं ए फ्लाई व्हील स्टार्ट्स फ्राम रेस्ट। अगर उसने रेस्ट से स्टार्ट किया है तो उसका ओमेगा i 0 होगा। रोटेटिंग फ्राम रेस्ट हो गया, स्टार्ट्स फ्राम, इसमें कह रहे हैं फ्लाई व्हील स्टार्ट्स रोटेटिंग फ्राम रेस्ट। उसने कहा कि एक फ्लाई व्हील है जो स्टार्ट कर रहा है रोटेटिंग फ्राम रेस्ट। इसका मतलब यह है कि हमें क्वेश्चन में जो उसकी ओमेगा i गिवन है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 गिवन है। बिल्कुल जिस तरह आप इनकी इक्वेशन बनाते थे इसी तरह इसकी भी बनाएं। विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ दिस, अल्फ़ा आपको गिवन है, ठीक है। व्हाट इज़ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब आपसे क्वेश्चन में थीटा पूछा गया है और फ्लाई व्हील, ठीक है,
इन फोर्थ सेकंड। देखिए बहुत काम की बात है, उसने पूछा है थीटा बताएं इन फोर्थ सेकंड, मतलब टोटल डिस्टेंस अगर पूछता तो हम इस फार्मूले से निकालते थे ना, और अब अगर टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछता तो हम इस फार्मूला से कैलकुलेट करते। लेकिन उसने जो पूछा हुआ है वो किसी पर्टिकुलर सेकंड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछा हुआ है, तो इसलिए हम इस फार्मूला से कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए इसमें जो वैल्यूज आपको गिवन है, ओमेगा आई कितना गिवन है 0 प्लस अल्फ़ा कितना गिवन है इस क्वेश्चन में 5 गिवन है, तो 5/2 इंटू इस n की जगह पर क्या लिखना होता है, उस पर्टिकुलर सेकंड का नंबर, इसका नंबर कौन सा 4, तो क्या बन जाएगा 2 इंटू 4 -1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 5/2 को चलिए इस तरह भी लिखा रहने देते हैं इंटू, ये कितना हो जाएगा 8 - 1, ये कितना बन जाएगा 5/2 इंटू 7 को अगर हम इस 5 से मल्टीप्लाई करें तो 35/2, तो ये बिल्कुल सिंपल 17.5। लेकिन ये जो सिंपल है कैलकुलेशन, 35 का हाफ 17.5 होगा, तो इसका ऑप्शन बनने का 17.5 रेडियन। ये फार्मूला हम लोगों ने क्यों यूज़ किया है, क्योंकि उसने फोर्थ सेकंड में डिस्टेंस पूछा हुआ था, कौन सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ना। अगर वो कहता कि कैलकुलेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्लाई व्हील इन 4 सेकंड, खाली ये वर्ड होता इन 4 सेकंड होता, फोर्थ सेकंड की बजाय क्या होता 4 सेकंड होता, तो फिर हम इस फार्मूले से थीटा बताते। देखिए ओमेगा भी आपके पास है और बाकी पैरामीटर भी आपको गिवन है। आपको टाइम कितने सेकंड गिवन था 4 सेकंड था, अल्फ़ा भी है, टाइम पुट करते तो थीटा कैलकुलेट हो जाता। तो ये थोड़ा याद रखना है, उसने पर्टिकुलर सेकंड का पूछा हुआ था, इसलिए मैंने इसको इस फार्मूला से सॉल्व किया। अब जो एक और MCQ हम देखते हैं, और इस MCQ के अंदर जो पैटर्न यूज़ हो रहा है बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। इसमें कह रहे हैं ए फैन रोटेट्स विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये पंखा है ना, ये रिवॉल्व कर रहा है और उसका एक्सेलरेशन जो है वो 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। इफ़ फैन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अच्छा फैन जो है उसने स्टार्ट किया रेस्ट से, मतलब उसकी ओमेगा आई 0 है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इट मेक्स इन, अच्छा इस क्वेश्चन में पूछ रहा है n है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पूछ रहा है, यानी कितने उसने वो रेवोल्यूशन ये चक्कर कंप्लीट किए हैं ना। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पूछ रहा है, इट मेक्स इन फर्स्ट 10 सेकंड्स, यानी टाइम आपको गिवन है 10 सेकंड। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या है कि एक पंखा है वो बंद है, आप लोगों ने उसको ऑन किया है, जब आप लोगों ने उसको ऑन किया है तो इस वाले कांस्टेंट एक्सेलरेशन से रिवॉल्व कर रहा है, तो पूछ रहा है बताएं फर्स्ट 10 सेकंड्स के अंदर उसने कितने रेवोल्यूशंस कंप्लीट किए हैं, ये उसका क्वेश्चन है। नीचे उसने ऑप्शन भी लिख दी हैं। अगर मैं नंबर ऑफ रेवोल्यूशन को n से डिवाइड करूं तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा θ/2π। थीटा को आप यूं भी कह सकते हैं, थीटा यहाँ पर टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, यानी इस फार्मूले में जो थीटा लिखा हुआ है हेयर थीटा इज टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये याद रखना है n नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर आप लोगों ने नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कैलकुलेट करने हो तो हम इसी फार्मूला से ही उसको सॉल्व करेंगे, ठीक होगी बात। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस की कैलकुलेशन में आपको सिर्फ क्या चीज़ चाहिए होगी, एक चीज़, वो थीटा आपको चाहिए होगा। अब ये ज़रा देखें कि इस गिवन डाटा से थीटा हम किस इक्वेशन को यूज़ करके कैलकुलेट करें। आपका इनिशियल वेलोसिटी है, आपका एक्सेलरेशन है और टाइम है, तो जल्दी से माइंड में लेकर आएँ। अगर हम लोगों ने s कैलकुलेट करना हो, अगर हमें vi पता हो, टाइम पता हो और a पता हो, तो हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करते हैं, आपके माइंड में आ गई, उसी की एंगुलर फॉर्म लिख लो। तो उसी की एंगुलर फॉर्म क्या बनेगी, थीटा इज़ इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस अल्फ़ा टी स्क्वायर, यानी s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। बस उसी तरह ही सोचना है जिस तरह आप लोग जो मोशन के चैप्टर में, लीनियर मोशन के चैप्टर में कोई इक्वेशन डिसाइड करते थे। ये मैं बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ना, क्योंकि हमारे कोर्स में इन इक्वेशन की यूजेज के न्यूमेरिकल इतने ज़्यादा नहीं है FSC के अंदर, तो आपको इनको यूज़ करते हुए सम टाइम हेजिटेशन होती है। तो अब ये समझिए कि ये इक्वेशन बिल्कुल वही इक्वेशन हैं और उसी तरह ही अप्लाई होनी है, फिर आपको फील नहीं होगा इनको सॉल्व करते हुए ना। इसमें वैल्यू बच्चों पुट करो, ओमेगा आई तो कितना है, किधर ओमेगा आई है ही नहीं है, ये ओमेगा आई 0 है, तो 0 जब यहाँ पुट करेंगे तो पूरी टर्म 4 हो जाएगी, लिखने की ज़रूरत ही नहीं, प्लस 1/2 इंटू अल्फ़ा जनाब किधर है 2 है, इसको 2 लिख दें, टी टाइम 10 का स्क्वायर, 2 से कैंसिल हो गया, कैंसिल होने वाला काम तो खुशियों वाला काम होता है। थीटा जनाब मिल गया आपको 10 का स्क्वायर 100। इसका मतलब ये हुआ कि उसने 10 सेकंड्स के अंदर कितने रेडियन कवर किए हैं, 100 रेडियन कवर किए हैं, और हमसे नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशन पूछे में। अगर नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशन पूछे में तो कैसे सॉल्व होंगे, 100/2π
तो 100 डिवाइड बाई 6.28, क्योंकि पाई 3.14 होता है, तो 3.14 को 2 से करेंगे तो 6.28 हो जाएगा। अब देखो ना, अगर ये 100 होता और इसके नीचे 6 होता तो ये 16 टाइम एग्जैक्ट कैंसिल होता, यानी अगर नीचे 6 होता जस्ट ऊपर 100 होता तो 16 टाइम एग्जैक्ट कैंसिल होता। तो हमारे ऑप्शन में देखें कि इनमें से 16 के करीब कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन 16 के करीब है, तो हम ये लिखेंगे इसका आंसर जो अप्रोक्सीमेट बन रहा है वो आप लोगों का 16 ही होगा। तो इसका ऑप्शन अब आप लोगों के पास कौन सा बनेगा, बीटा ऑप्शन बनेगा। आप सबका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।